नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कार्ति चिदंबरम मामले पर आज संसद शुरू होते ही हंगामा होने लगा। एआईएडीएम के सांसदों ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर बहस की मांग की, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि यह मामला सरकार द्वारा प्रायोजित है और इस पर विपक्ष को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सरकार इस मसले पर बहस को तैयार है। Since yesterday, that was कांग्रेस पार्टी को वो डिस्कशन के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि उसका रिप्लाई भी हम देंगे। क्वेश्चन 61। तो सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, वहां हंगामा शुरू हो गया। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा से। राज्यसभा की कार्यवाही जो चल रही है, वहां पर काफी हंगामा हो रहा है। कार्ति चिदंबरम मामले पर संसद में कार्यवाही शुरू होते ही एआईएडीएम के सांसदों ने बहस की मांग की इस मुद्दे पर राज्यसभा में। कांग्रेस ने कहा है कि यह मामला जो है वो सरकार द्वारा प्रायोजित है और इस पर विपक्ष को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वहीं सरकार का रुख यह है कि सरकार कह रही है कि वो इस मसले पर बहस के लिए तैयार है। When he proposed the tax proposal for the labor class from the Employees Provident Fund at the time of withdrawal. In fact, I would like to know whether the Honorable Minister for Labour and Employment is in agreement with that proposal, number one. Whether the Finance Minister has consulted him and his ministry. If so, what was his response? If not, what proposal he is going to do, whether he is going to demand the total rollback of that proposal. हम बता दें कि पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के आरोप से नया हंगामा खड़ा हो गया है। साल 2009 में गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे आरवीसी मणि का आरोप है कि इशरत जहां मामले में दूसरे हलफनामे पर जबरदस्ती दस्तखत कराने के लिए उन्हें टॉर्चर किया गया। उन्हें तत्कालीन एसआईटी चीफ सतीश वर्मा ने सिगरेट से दागा। सीबीआई ने उनकी जासूसी करवाई। मणि वो अधिकारी हैं जिनके सिग्नेचर से ही एफिडेविट पूरा होता था। मणि का कहना है कि पहले एफिडेविट में इशरत को आतंकी बताया गया और उसके पूरे सबूत भी थे, लेकिन दूसरे एफिडेविट में उसे बदल दिया गया और उनसे जबरदस्ती उस पर दस्तखत करने को कहा गया। उन्होंने मना किया तो उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें सिगरेट से जलाया गया। जेएनयू में देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कन्हैया कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पुलिस को कन्हैया को कमांडो के वेश में छिपाना पड़ा था। 17 फरवरी की कन्हैया की तस्वीर एक सामने आई है। इस तस्वीर में कन्हैया दंगा रोकने वाली पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर जो है ये किसी कमांडो की नहीं है, बल्कि ये कन्हैया है। कन्हैया को हमले से बचाने के लिए, किसी तरह की समस्या से, किसी तरह के हंगामे से बचाने के लिए उसे पुलिस की वर्दी पहना दी गई थी। ईपीएफ के मुद्दे पर दबाव में आई सरकार अब ब्याज पर टैक्स वापस ले सकती है। सरकार ईपीएफ निकासी या उसके ब्याज पर टैक्स लगाने के प्रपोजल को हटा सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर बैठक की है। माना जा रहा है कि अब इस प्रस्ताव में आंशिक बदलाव किए जा सकते हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ईपीएफ टैक्स वापस लेने का अंतिम फैसला पीएम मोदी पर छोड़ दिया गया है। ईपीएफ का पैसा दरअसल आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है, जिसे आप एक तरह से सरकार को उधार के तौर पर देते हैं। लेकिन अगर इस पर 2 बार आपको टैक्स देना पड़े तो सालाना आपको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये देखिए। The Employees Pension Fund contribution of 8.33%। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट पिटारे से नौकरी पेशा को बड़ा झटका ईपीएफए के प्रस्तावों से लगा है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि ईपीएफ निकालने पर 1 अप्रैल 2016 के बाद से कंट्रीब्यूशन के 60% रकम पर बने ब्याज पर ही टैक्स लगेगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 31 मार्च 2016 तक किसी के ईपीएफ फंड में 50 लाख रुपए जमा है और अप्रैल में उसके रिटायरमेंट तक इतनी ही फंड यानी 50 लाख रुपए
ईपीएफ अकाउंट में और जमा होते हैं। तो ईपीएफ निकालने पर पहले 50 लाख पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन बाद में जमा हुए 50 लाख में से अगर प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया जाए 40 लाख रुपए है, तो बाकी बचे 10 लाख रुपए के 60% यानी 6 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। लेकिन विपक्ष से लेकर कर्मचारी यूनियन तक पूछ रहे हैं कि आखिर ये टैक्स भी क्यों? ईपीएफ एक तरह से सरकार को कर्मचारियों की तरफ से मुहैया हुआ लॉन्ग टर्म लोन है। ऐसे में सवाल है, हमारे उधार पर टैक्स क्यों? मेरा पैसा मुझी से टैक्स? वैसे तो सरकार की दलील है कि 15,000 रुपए महीने की सैलरी वालों के लिए ईपीएफ नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे मौजूदा 3 करोड़ 70 लाख ईपीएफ जमा करने वालों में से 3 करोड़ कर्मचारी छट जाएंगे और सिर्फ ज्यादा सैलरी उठाने वाले 70 लाख कर्मचारियों पर ही ये बोझ पड़ेगा। फॉरवर्ड यानी कि भविष्य के लिए होगा, जो आपने पहले किया है उस पे कोई टैक्स नहीं लागू होगा। सिर्फ भविष्य में जो हो रहा है उसमें हम लोग कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हम लोगों को आवेदन आए कि इसमें आप कुछ परिवर्तन करिए। हम लोग इन बातों के बारे में सोच रहे हैं और हम लोग आगे तय करेंगे कि इसके साथ क्या किया जाए। लेकिन सवाल है कि पहले ही ज्यादा कमाई वाले नौकरीपेशा तबके पर बड़ा बोझ है और उसको एक और झटका क्यों दिया गया? एक बार जब उसने अर्न किया अपनी पे, वेतन, लग गया टैक्स। अब उस बेचारे ने उसको सजा आप इस बात की दे रहे हैं कि उसने बचत की। एक तरफ बचत को आप प्रोत्साहित करते हैं, दूसरी तरफ बचत करने वाले को दोबारा टैक्स के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, डबल टैक्सेशन है और बचत को हतोत्साहित करने वाला है। इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। कई लोगों का क्या मानना है मालूम नहीं, लेकिन इस देश के जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर है, मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उनकी ये मांग है तो लगता है कि शिवसेना ने हमेशा ऐसे लोगों के साथ अपनी बात सरकार के सामने रखी है। हम इस बारे में अब अध्ययन कर रहे हैं, पार्टी में निर्णय होगा और जो जनता की आवाज़ होगी, मजदूरों की आवाज़ होगी, हम उसके साथ रहेंगे। ईपीएफ किसी भी कर्मचारी के लिए बुढ़ापे की लाठी जैसा होता है, तो क्या ईपीएफ पर नए बजट प्रस्तावों से वो सहारा कमजोर नहीं हुआ? सरकार की ये भी दलील है कि पीपीएफ पहले की तरह पूरी तरह टैक्स फ्री है, पर ईपीएफ पर नए नियमों का मकसद रेवेन्यू कमाना नहीं है, बल्कि सरकार पेंशन सोसाइटी का लक्ष्य तय करना चाहती है। इसलिए एनपीएस यानी न्यू पेंशन सिस्टम में 40% रकम को टैक्स से छूट दी गई है, जो पहले नहीं था। लेकिन सवाल यही है कि पेंशन सोसाइटी का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पर टैक्स का चक्कर लगाना सही है? क्या सरकार कर्मचारियों का ऑक्सीजन नहीं छीन रही? अब हम आपको एकदम सरल तरीके से बताते हैं कि हमने इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए एक्सपर्ट का भी सहारा लिया है। एक्सपर्ट के जरिए हमने आपके मन में मौजूद तमाम भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। जरा समझने की कोशिश करेंगे चोपड़ा साहब की क्लासरूम में। वो हमें उन्होंने वादा किया है कि वो ये समझाएंगे लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि आखिरकार क्लैरिटी कहां कहां चाहिए, किस तरीके से आप बिल्कुल उसको लेमैन की लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ईपीएफ को लेके सरकार ने जो कहा है वो क्या कहा है। चोपड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप हैं, आप ही का उदाहरण लेते हैं जी। आपने अब तक आपके ईपीएफ में जितना पैसा जमा हो गया जी, वो तो इंटैक्ट है जी। उसमें किसी तरह से कोई बदलाव नहीं है जी। लेकिन अगर आपकी नौकरी जी अभी से लेके, अगर 1 अप्रैल 2016 से लेके और 10 साल की हम मान लें जी, तो 10 साल में जो पैसा आपका ईपीएफ का जमा होगा जी, उसमें किस तरीके के परिवर्तन होंगे आप जिस टैक्स स्लैब में हैं उस हिसाब से जरा मैं आपको समझा देता हूं जी। उदाहरण के तौर पे करंट मेरा जो ईपीएफ बैलेंस है जी, अगर ये 20 लाख रुपया है, इसमें 8% से इंटरेस्ट ऐड होगा जी अगले 10 साल तक, जो उदाहरण के तौर पर 80% या 16 लाख और हो जाएगा। तो ये 36 लाख रुपया जो हो जाएगा मेरा, ये वो है जो मेरा करंट बैलेंस है। आज 20 लाख है, रिटायरमेंट के टाइम 36 लाख हो जाएगा अगर ब्याज 8% रहता है तो। ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आप अगले 10 साल की बात कर रहे हैं? अगले 10 साल की बात कर रहे हैं जी, लागू होने के बाद जी। जो अभी मेरा बैलेंस है वो 20 लाख है जी, बिना कुछ जोड़े हुए। इसी के ऊपर ही जो ब्याज मिलेगा वो बढ़ के 36 लाख रुपया हो जाएगा। जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे को 2 रकम मिलेंगी, एक तो ये जी, एक जो मैं आज के बाद जमा कराऊंगा जी, जो आज के बाद जमा कराऊंगा उसका अलग, एक उसका अलग जी। तो आफ्टर
1 अप्रैल 2016 अगर पर मंथ 10,000 रुपये है प्रोविडेंट फंड, एनुअल 1,20,000 रुपये हो गया जी। 10 ईयर्स में 12 लाख रुपए हो गया। ठीक है। ठीक है, इस पे जो ब्याज है अगर 8% पर एनम है तो तकरीबन इस पे 9,60,000 का ब्याज हो गया। 9,60,000 का ब्याज हो गया। ठीक है, ये हो गया 21,60,000 जी। तो अभी तक जो अनाउंसमेंट हुई है उसके हिसाब से इस 21,60,000 का 40% तो एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो 60% है वो तकरीबन 13 लाख के करीब होगा, उस पे टैक्स लगेगा जो उस साल टैक्स की दरें होंगी। आज नहीं बता सकते हैं जी। जिस साल रिटायर होंगे, अगर रिटायर होते हैं 2026 में जाके 10 साल के बाद, तो ये 13 लाख रुपया इनकम में ऐड हो जाएगा और उस वक्त जो भी स्लैब होंगे उसके हिसाब से इस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब जो एक नई डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो 12 लाख रुपया है जो अपना पैसा है, इस पे दोबारा डबल टैक्स क्यों लग रहा है? ये तो हमारा अपना पैसे वापस आ रहा है और ये टैक्स इस पे दे चुके हैं हम, लगाना है तो सिर्फ इस पे लगाया जाए। इस चीज की क्लैरिफिकेशन जो है वो अगले 24 घंटों में या 2-3 दिन में आ जाएगी। तो काफी उम्मीद है कि ये बात मान ली जाएगी। अगर ये बात मान ली जाती है तब सिर्फ 9,60,000 का 40% एग्जेम्प्ट होगा, 60% पे टैक्स लगेगा, ये पूरा का पूरा 12 लाख एग्जेम्प्ट होगा। यानी कि सरकार के पास कंसर्न्स पहुंचने शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल। और उस हिसाब से जो बात कह रहे थे आप, उसके हिसाब से सिर्फ ये 9,60,000 रुपए, इसका भी 40% एग्जेम्प्ट, इसका 40% एग्जेम्प्ट और इसका 60% जो है वो इनकम में ऐड होगा। इसका 60% जो इनकम में ऐड होगा। जी। कुछ और चीज बताना चाहेंगे क्योंकि क्लैरिटी को लेके अभी जैसा आपने कहा कि सरकार के पास कंसर्न्स पहुंच रही हैं। इसकी एक और क्लैरिटी भी है, वो ये है कि रिटायरमेंट के टाइम पे 40% तो एग्जेम्प्ट हो गया 21,60,000 में से जी। बाकी जो 13 लाख रुपए बचा, अगर मैं इसकी एन्युटी तब ले लूं, एन्युटी प्लान्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, इमीडिएट पेंशन प्लान, तो वो टैक्स भी मेरा बच जाएगा। वो टैक्स भी बच जाएगा। हाँ, ये एक नया प्रावधान है, काफी लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हर एक को टैक्स देना पड़ेगा। आप 40% तो एग्जेम्प्ट हो गया, बैलेंस 60% की आप इमीडिएट एन्युटी प्लान ले लें तो जो पेंशन आएगी वो तो टैक्स लगता ही है उस पर, लेकिन आपका जो ये टैक्स है वो बच जाएगा। अब तक का पैसा जो आपने 31 मार्च 2016 तक जमा किया, पहली बात उसको भूल जाइए क्योंकि वो पैसा वैसा ही है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना है। अब तक जितने पैसे आपके जमा हुए हैं वो पैसे आपको एज इट इज मिलेंगे और उसके बाद जब तक की आपकी नौकरी है, अगर 10 साल तक की आपकी नौकरी है, उसमें जो आपका ईपीएफ जमा होता है परिवर्तन सिर्फ उसी में होना है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में अमानतुल्ला इतने नाराज हैं कि मोदी सरकार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आईएसआईएस को समर्थन देने के आरोप में गिरफ्तार मौलाना को छोड़ने की वकालत करते हैं। इतना ही नहीं, अमानतुल्ला धमकी देते हैं कि अगर मौलाना को नहीं छोड़ा गया तो राजनाथ सिंह के घर का घेराव करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जिंदा दिल हैं और जिस तरह से मोदी सरकार, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जिंदा दिल हैं और जिस तरह से मोदी सरकार के लिए गाली गलौज और खुलेआम ऐसी सभ्यता दिखाने वाले ये दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। नाम है अमानतुल्ला खान और ये वीडियो है 16 फरवरी का, जिसमें अमानतुल्ला ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जिंदा दिल हैं और जिस तरह से मोदी सरकार, मैं आज मुफ्ती अब्दुल समी साहब के घर गया था। अब ये जानिए कि केजरीवाल के विधायक अमानतुल्ला खान की जुबान मोदी सरकार के लिए इतनी भद्दी क्यों हुई। दरअसल दिल्ली पुलिस ने वेलकम इलाके में रहने वाले एक मुफ्ती अब्दुल सामी काजमी को यूपी के हरदोई से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मुफ्ती के संबंध गणतंत्र दिवस पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथ थे। देश विरोधी हरकतों के आरोप में गिरफ्तार मुफ्ती की वकालत में ही आम आदमी पार्टी विधायक को इतना गुस्सा आया कि मर्यादा की हदें पार कर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जिंदा दिल हैं और जिस तरह से मोदी सरकार, मैं आज
मुफ्ती अब्दुल समी साहब के घर गया था। 16 फरवरी को लाल किले में आयोजित मुशायरे में अमानतुल्लाह ने न सिर्फ सरकार के खिलाफ गाली गलौज की, बल्कि लोगों को भी भड़काने की कोशिश की और खुलेआम देश की कानून व्यवस्था को भी चुनौती दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जिंदा दिल हैं और जिस तरह से मोदी सरकार मैं आज मुफ्ती अब्दुल समी साहब के घर गया था, जिनको अभी ये वेलकम में रहते थे, उनको जिस तरह से इन लोगों ने अरेस्ट किया दहशतगर्दी के नाम पर। आप लोग अगर सिर्फ तय कर लेना कि होम मिनिस्टर के घर को घेरना है, मैं जो कह रहा हूं, आप लोग जिस तरह से जिंदा दिली से आज यहां आप सबूत दे रहे हैं, अगर आप लोग तय कर लें, इतने लोग जितने आप यहां मौजूद हैं, दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की, लेकिन अगर आप सिर्फ तय कर लें कि होम मिनिस्टर के घर को घेरना है, अगर आज के बाद कोई भी गिरफ्तारी हुई, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके किसी एक बच्चे की तरफ आंख उठाकर ये देख ले। अमानतुल्लाह की इस हेट स्पीच पर सवाल अब केजरीवाल से है कि वो अपने विधायक के असभ्य बोल पर चुप क्यों है। क्या केजरीवाल खुलेआम लोगों को भड़काने वाले अपने विधायक पर कार्रवाई करेंगे? क्या केजरीवाल कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अमानतुल्लाह का समर्थन करते हैं? और क्या आतंकियों के समर्थन के आरोपी मुफ्ती को क्लीन चिट देकर देश की कानून व्यवस्था का मुखौल उड़ाने वाले विधायक को केजरीवाल का मौन समर्थन हासिल है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 9/11 हमले के बाद 2 मई 2011 को अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। ऐसा माना जाता है कि 11 सितंबर के बाद तालिबान और अल-कायदा के नेटवर्क पर अमेरिका के हमलों ने उसामा को काफी कमजोर कर दिया था और अमेरिका ने अब लादेन से जुड़े कुछ दस्तावेज जारी किए हैं। आतंक के लिए लादेन का फिक्स्ड डिपॉजिट। अमेरिका में 9/11 हमलों के 10 साल बाद पाकिस्तान में मारा गया उसामा कैसे आखिरी वक्त तक मिशन आतंक पर जुटा हुआ था, ये खुलासा हुआ है उसकी वसीयत से। अमेरिकी कमांडो ने जो 113 दस्तावेज उसे मारने के बाद बरामद किए थे, उनमें से एक उसामा के हाथ से लिखा पत्र भी था, जिसमें साफ है कि उसामा को भी मालूम था कि वो एक दिन मार दिया जाएगा। मैं मारा जाने वाला हूं, मेरे लिए दुआएं करें और मेरे नाम पर चंदा देते रहें। उसामा की इसी वसीयत से साफ होता है कि उसने आतंक की खातिर एक बड़ा फिक्स डिपॉजिट कर रखा था, जिसमें उसामा ने बताया कि निजी धन के रूप में करीब 2 करोड़ 90 लाख डॉलर उसके पास थे और इस मोटी रकम का बड़ा हिस्सा वो जिहाद के लिए खर्च करना चाहता था। लादेन ने अपनी वसीयत में इच्छा जताई थी कि उसकी संपत्ति में थोड़ा हिस्सा रिश्तेदारों को भी दिया जाए, लेकिन बड़ा हिस्सा वो आतंकी नेटवर्क को फैलाने में खर्च करना चाहता था। वसीयत में लादेन ने साफ किया है कि करीब 3 करोड़ डॉलर की उसकी संपत्ति सूडान में है, लेकिन ये साफ नहीं किया कि वो नगद है या फिर प्रॉपर्टी की शक्ल में। 1990 के दशक में लादेन सरकार के मेहमान के तौर पर 5 साल तक सूडान में रहा था। लादेन को मारने के बाद बरामद दस्तावेजों में खुलासा भी हुआ है कि आखिरी वक्त तक वो अल-कायदा को किसी कंपनी के सीईओ की तरह चला रहा था। लादेन की मौत के बाद बरामद दस्तावेज अमेरिका ने लंबी जांच के बाद सार्वजनिक किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतरिक्ष में 340 दिन बिताने के बाद नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली और रूसी कॉस्मोनॉट मिखाइल कॉर्नियेंको और कमांडो सर्जी वोल्कोव सकुशल लौट आए हैं। इन्हें अंतरिक्ष में कैसे फेयरवेल दी गई, ये देखिए। स्कॉट केली ने अंतरिक्ष में 340 दिन बिताए। इन 340 दिनों को मिलाकर स्कॉट केली ने अब तक 520 दिन अंतरिक्ष में बिता लिए हैं। इसके साथ ही वो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं। last roughly 12 months,
and get ready to make their way back down to Earth. Its gravity, their families, and life दो तस्वीरें हैं as it अंतरिक्ष was यात्रियों over a को year विदाई दी गई ago. वापस Cash, लौटते before समय he और closes it. धरती पर ये 3 एस्ट्रोनॉट लौट आए हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो वक्त बिताया है अब तक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने वो स्कॉट केली हैं। स्कॉट केली इस बार अंतरिक्ष से 340 दिन बाद लौटे हैं और ये मिलाकर अब 520 दिन कुल हो चुके हैं स्कॉट केली के जो उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं। यानी इससे पहले भी वो काफी दिन बिता चुके हैं अंतरिक्ष में और इस बार 340 दिनों के बाद लौटे हैं। Sergei Volkov, 181. He's going to be commanding the Soyuz craft.